So, hello everyone, welcome to Lavanya classes. Today the topic that we are going to discuss is colligative properties. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, और अभी तक के सारे टॉपिक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको कंटेंट पसंद आए, और फ्यूचर में जो भी आप वीडियोस चाहते हैं जिस भी टॉपिक पर, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो जितनी जल्दी हो सके शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करें अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती हैं आपने किसी सॉल्यूशन के अंदर कितने अमाउंट में सॉल्यूट को डाला है, यानी उसके कितने ज़्यादा पार्टिकल्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं, उतनी ही ज़्यादा उस प्रॉपर्टी की भी वैल्यू हो जाएगी। तो इसी के हिसाब से हमारे कोर्स में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करी गई हैं। इनकी थ्योरेटिकली भी हमें नॉलेज होनी चाहिए और इनकी न्यूमेरिकल्स को भी हमें सॉल्व करना आना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं इनके थ्योरेटिकल सेक्शन के बारे में, ठीक है। तो ये वर्ड जो है कॉलिगेटिव, वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव होके आया है जो कि होता है कॉलिगेयर, और कॉलिगेयर वर्ड का मतलब होता है बाइंडिंग टुगेदर। कि पहली हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP इसको शॉर्ट में कहते हैं। और जो रिलेटिव लोअरिंग है वो आप पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इसकी स्टडी हम डिस्कस यहाँ पर अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में क्या होता है, हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड करते हैं तो वो उसके वेपर प्रेशर के अंदर थोड़ा डिक्रीज ला देता है, और इसको हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये तो रही बात लोअरिंग की। अगर मैं इसी लोअरिंग को कंपेयर करता हूँ किससे, इसी लोअरिंग को मैं कंपेयर करता हूँ उसके ओरिजिनल वेपर प्रेशर से, तो वहाँ पर हम रिलेटिव वर्ड लगा सकते हैं। फिर ये बन जाएगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये फिनोमिनन ऑब्जर्व किया जाता है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि क्योंकि उस सॉल्यूट का कुछ पार्टिकल्स उसकी सरफेस को कवर अप कर लेता है, तो वहाँ से फर्दर मोर कोई वेपर फॉर्म नहीं हो पाता है, और इसी वजह से जो आपका वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो ओरिजिनल सॉल्वेंट से थोड़ा सा कम आता है। यहाँ पर हमें बता रखा है कि वेपर प्रेशर का डिक्रीमेंट किसके बराबर आएगा, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से अगर हम वहाँ पर सॉल्वेंट के वजह से आने वाले वेपर प्रेशर को हटा दें तो हमारा बचेगा सिर्फ और सिर्फ डिक्रीमेंट वाला पार्ट, ठीक है। बता देता हूँ मैं आपको अच्छे से कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपको पता है कितना होता है, P0, ठीक है। मान लो P0 या P1 वो होता है। अब क्या चक्कर है, बाद में घट के ये कितना रह जाएगा, वहाँ पर सिर्फ P1, ठीक है। पहले ये P10 था, बाद में ये बचा P1, और P1 की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं कितनी होती है, P10 चाई 1। आपको पता है ये इक्वेशन मैं पिछली वीडियो से लेके आया हूँ, 2 वीडियो पहले आपको लिंक मिल जाएगा, उसको देखिएगा। और वहाँ पर मैंने बताया है कि सॉल्वेंट का यहाँ पर कितना होगा वेपर प्रेशर, P10 चाई 1, और जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो कितना होता है हमारा, P10। अब डिक्रीमेंट मेरा कितना होगा, P10 माइनस P1, ठीक है। ये रहा मेरा डिक्रीमेंट, समझ गए होंगे आप। और अगर मैं इसी का डिवाइड लगा देता हूँ इसके ओरिजिनल वेपर प्रेशर से जो कि है P10, तो ये जो मेरा टर्म निकल के आया P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P10, यानी कि क्या है मेरा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो कि सॉल्यूशन के अंदर होगा, डिवाइडेड बाय प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। यही क्वांटिटी मेरी कहलाएगी RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी अगर मैं निकालना चाहूँ, तो मैं इरेज करता हूँ। ये वैल्यू निकालने के लिए आप ज़रा इसकी वैल्यू देखिए कितनी होगी, P10 माइनस P1 आखिर किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू आपको पता है किसके बराबर होगी, P10 माइनस ये कितना होता है, P10 चाई 1। इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ P10 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस चाई 1। ये वाला पार्ट कॉपी कर लेंगे नीचे, यहाँ भी कॉपी कर लेंगे, और यहाँ 1 माइनस चाई 1 आपका कितना होता है, 1 माइनस चाई 1 होता है मेरा चाई 2। तो मैं
ये वाली वैल्यू क्या थी मेरी, बताइएगा। ये वाली वैल्यू थी मेरी P10 माइनस P1, और यहाँ कितना आया था अभी अभी, P10 और चाई 2। मैं क्या करूँगा, मैं इस P10 को इक्वेशन की दूसरी साइड ले जाऊँगा और यहाँ क्या कर दूँगा, उसका डिवाइड किससे, P10 से। और इसकी पूरी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, चाई 2 के। लेकिन ये टर्म मेरा आखिरकार है क्या, ये टर्म है मेरा, यही टर्म है आर एल वी पी। और आर एल वी पी की वैल्यू हमारी किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के से मैं कह सकता हूं कि ये इनडायरेक्टली किसके बराबर है, हमारे सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। ठीक है, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, व्हेनेवर अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट इट इंक्रीजेज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कभी भी अगर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो उसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। आप पानी को नॉर्मली बॉईल करेंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होगा, लेकिन उसमें नमक डालकर उसे बॉईल करेंगे तो वो 0.01, 0.02 या 0.1 थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉईल होगा। यानी उसका ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट अब बढ़ चुका है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो भाई पहली चीज़ तो होगी RLVP, और क्योंकि उसके अंदर RLVP की वजह से उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा, तो भाई उतना ही वेपर फॉर्म कराने के लिए कि उसकी बॉइलिंग हो जाए हमें टेम्परेचर को और बढ़ाना पड़ेगा। यानी अब बॉइलिंग एट सम हायर टेम्परेचर होगी। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल फिनोमिनन है। ठीक है, अब क्या रहा, इसका फॉर्मूला जो रहता है, इसमें मान लीजिए आपका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो था TB0। ठीक है, और आप थोड़ी देर बाद जब इसमें सॉल्यूट डाल चुके हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया TB। यू नो कि TB जो है वो TB0 से ज़्यादा है। तो अगर मैं निकालना चाहता हूँ चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB, तो वो कैसे निकलेगा, TB में से TB0 को घटाने के बाद आप ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे। और ये जो TB0 है हमारा, ये किसके बराबर रहता है, ये डिपेंड करता है सॉल्यूशन की मोलैलिटी के ऊपर। और मोलैलिटी मतलब इनडायरेक्टली है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। और जब यही प्रोपोर्शनैलिटी हटाई जाती है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट निकल के आता है जो कि है KB, जिसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन, जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, या इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। नाम आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। तो जैसे हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन, इसका मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आप दाल बना रहे हैं तो वो दाल आपको जल्दी पकानी है, तो आप क्या करेंगे, उसमें थोड़ा पानी में नमक डाल देंगे। नमक डालने की वजह से वहाँ पर एलिवेशन हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट पे, और हायर टेम्परेचर पर आपकी दाल जल्दी और अच्छे से गल जाएगी। ठीक है, तो अगली चीज़ देखते हैं जो कि हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बस उसका अपोजिट है ये। और इसमें क्या रहता है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस whenever a non-volatile solute is added to it। वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था और यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर थोड़ा सा डिक्रीमेंट आ जाता है। जिस तरह से आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीमेंट होता था वैसे ही आपका फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीमेंट होता है। और इसको भी मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपका मान लीजिए ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट था TF0, लेकिन क्योंकि आपका डिप्रेशन हो गया फ्रीजिंग पॉइंट में तो ये हो गया आपका TF। अब यहाँ पर जो है TF0 से कम है क्योंकि डिप्रेशन हुआ है। तो अगर मैं निकालना चाहता हूँ चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF, तो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा TF0 माइनस TF, ये इसके बराबर होगा। और यही वैल्यू मुझे उसका चेंज दिखाएगी। सिमिलरली ये वैल्यू भी डिपेंड करती है किसके ऊपर, मोलैलिटी के ऊपर।
और जब मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूँ तो मेरा कांस्टेंट आता है के एफ। ठीक है, के एफ का नाम ध्यान रख लीजिएगा, इसकी वैल्यू आपको एग्जाम में मिल जाएगी या निकालनी पड़ेगी। इसका नाम रहता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर आपका रहता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अभी हम एनसीईआरटी बेसिक्स के ऊपर है और डिटेलमेंट टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है, रिवीजन के टाइम पर। ये आप समझ चुके हैं, जैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। इसके एप्लीकेशंस क्या रहते हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं। पहला एप्लीकेशन ये है कि पहले के टाइम्स में जब आपकी रेफ्रिजरेटर वाली आइसक्रीम वैगन्स नहीं होते थे, तो आइसक्रीम वाले क्या करते थे, वो अब बर्फ़ लेके आते थे, लेकिन जो बर्फ़ वो जमाते थे वो सॉल्ट मिक्स करके बर्फ़ जमाते हैं, और वो जो बर्फ़ होती है उसका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में रहता है, यानी -2 -3। तो उसके अंदर नॉर्मल बर्फ़ से भी कम हीट होती है, या हम कह सकते हैं कि वो नॉर्मल बर्फ़ से ज़्यादा ठंडी होती है। तो वो आइसक्रीम को नॉर्मल से ज़्यादा देर तक ठंडा रख सकती है, ये आप समझ गए। और इसी वजह से वो आइसक्रीम ज़्यादा देर तक मेल्ट नहीं होगी, ठीक है। और इसका दूसरा एप्लीकेशन है इन कोल्डर कंट्रीज़, जब रोड पर बर्फ़ जम जाती है तो हम अगर उसको रिमूव करना चाहते हैं तो उसके ऊपर हम सॉल्ट को स्प्रिंकल कर देते हैं। तो क्योंकि वो फ्रीजिंग पॉइंट पर जमी हुई है और सॉल्ट स्प्रिंकल करने के बाद उसका फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाएगा, तो वो और जल्दी पिघलेगी, ठीक है। अगर वहाँ का एवरेज टेम्परेचर 2 या 3 है माइनस में, तो थोड़ा और नमक डालने के बाद वो बर्फ़ पूरी तरीके से पिघल जाएगी, उसको हटाने में हमें इतनी दिक्कत नहीं होगी। एक और एप्लीकेशन इसका रहता है एंटी फ्रीज़। एंटी फ्रीज़ भी उन्हीं कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है जहाँ पर बहुत ही हैवी विंटर्स आते हैं, जो कि बहुत माइनस में टेम्परेचर हो जाता है, -20 -30 ऐसे टेम्परेचर्स पर आपका जो रेडिएटर के अंदर कूलेंट होता है वो भी जमने लग जाता है, और वो जो कूलेंट जम गया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी और इससे बहुत ही दिक्कत होगी। तो इसलिए जो वहाँ पर कूलेंट भरा जाता है, उस कूलेंट के अंदर एक एंटी फ्रीज मिक्स किया जाता है, जो कि होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। और इथाइलिन ग्लाइकॉल उसके फ्रीजिंग पॉइंट को बहुत ही कम कर देता है, और फिर वो जो पानी है वो या फिर जो कूलेंट है वो वहाँ पर जमता नहीं है, और गाड़ी आपकी वर्क कर सकती है एक्सट्रीम कंडीशंस में भी, ठीक है। तो एप्लीकेशन ध्यान रखिएगा, पेपर में डिस्कस करे जा सकते हैं। अगली चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं, जो कि है ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये दोनों चीज़ें क्या है। ऑस्मोसिस हम सबने अपनी डेली लाइफ में देखा ही होगा। जो रॉ मैंगो रहता है वो आपका सिकुड़ जाता है। जब हम आम का अचार डालते हैं, उसको एक सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर डिप करके रखते हैं जिसमें कि हल्दी भी होती है, तो वो सॉल्ट सोल्यूशन उसको श्रिंक कर देती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस मैंगो के पिकल के अंदर से सारा का सारा पानी बाहर आ जाता है। इसका उल्टा हम कब ऑब्जर्व करते हैं, जब हम किशमिश को पानी में भिगो के रखते हैं, तो ओवरनाइट वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और पानी उसके अंदर चला जाता है और वो स्वेल अप हो जाती है। तो दोनों ही केसेस में जो फिनोमिनन यहाँ पर लगा वो था ऑस्मोसिस का फिनोमिनन। ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन रहती है जो कि सिर्फ कुछ ही पार्टिकल्स का ट्रांसफ़र अलाउ करती है, और ऐसी मेम्ब्रेन में से सिर्फ आपके सॉल्वेंट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ही पास थ्रू होते हैं, और वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। ये कहाँ से कहाँ पर जाते हैं, तो भाई पहली चीज़ है कि ये डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन जहाँ पर डाइल्यूट रहेगा, मतलब सॉल्यूशन जहाँ पर पतला है, जहाँ पर सॉल्यूट की कम कंसंट्रेशन है, वहाँ से वो सॉल्यूट की ज़्यादा कंसंट्रेशन में जाना चाहते हैं। इसको समझने के लिए आप देखिए कि जो किशमिश होती है वहाँ पर बहुत ही कंसंट्रेटेड शुगर सिरप भरी रहती है, और बाहर आपका प्योर वाटर है। तो जो डाइल्यूट वाटर है बाहर, वो अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ रश करता है और उसको स्वेल अप करा देता है। और सिमिलरली आपका जो मैंगोज़ का केस है, वहाँ पर मैंगो के अंदर तो सॉल्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाहर हमने बहुत ही कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर ब्राइन को फिल कर रखा है, और दैट इज़ वाई मैंगोज़ के अंदर का पानी बाहर आना शुरू कर देगा और वो श्रंक हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप किशमिश को भी बहुत गाढ़े सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर रख देंगे तो वो भी श्रंक हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में आपका जो सॉल्यूट है, जो सॉल्वेंट है, वो कहाँ से कहाँ पर गया है, फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन।
ठीक है। सॉल्यूट की लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्यूट की हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट फ्लो करता है, ठीक है। और अब क्या रहा, ये फ्लो तो हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है, इसमें दोनों तरफ सॉल्यूशन है और दोनों में से सॉल्यूशन नंबर 1 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूशन 2 का कंसंट्रेशन कम है। तो जो आपका सॉल्वेंट है वो यहाँ से यहाँ पर फ्लो करना शुरू कर देगा। बाई चांस अगर मैं 1 वाली तरफ ऊपर से पिस्टन लगा के प्रेशर डालूं तो वो प्रेशर इस अपकमिंग लिक्विड का विरोध करेगा और इसको यहाँ आने से रोकेगा। और मैं इस प्रेशर को इंक्रीज़ करता जाऊं, जैसे जैसे मैं इस प्रेशर को इंक्रीज़ करता जाऊंगा राइट साइड से आने वाला फ्लो कम होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब दोनों प्रेशर्स बराबर हो जाएंगे और वो फ्लो बिल्कुल बंद हो जाएगा। वही प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस को स्टॉप कर देता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या है, द एक्स्ट्रा प्रेशर विच इज अप्लाइड in a solution to stop the flow of solvent is known as the osmotic pressure, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सोल्यूशन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होती है ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमें उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। अब क्या रहेगा, ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी आप जितने ज़्यादा सॉल्यूट को वहाँ पर ऐड करोगे ऑस्मोटिक प्रेशर आपको वहाँ पर उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं बड़े वाले पाई से, कैपिटल पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोटेड बाय कैपिटल पाई। ये डिपेंड करता है उसकी मोलैरिटी पर। यहाँ पर हम मोलैरिटी को C यानी कंसंट्रेशन से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि बहुत कम सॉल्यूट ऐड करने पर मोलैरिटी, मोलैलिटी ये सब बातें बराबर हो जाती हैं और इसको हम कंबाइंडली कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या रहता है कि ये फॉर्मूला अब जो है वो बन जाएगा पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आता है हमारा RT, जिसमें कि R है हमारा गैस कांस्टेंट, T है हमारा टेम्परेचर। तो पाई इज इक्वल्स टू CRT, ठीक है। ये अच्छे समझ गए होंगे। C को मैं क्या लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी N2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन को मैं और क्या लिख सकता हूँ, N2 अपॉन V, और फॉर्मूला हो जाएगा N2 अपॉन V RT। समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हमारी ख़त्म होती है। एक और बात आपको बता देता हूँ कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होती हैं जिन दोनों का ही ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर रहता है और ऐसी सॉल्यूशंस के बीच में कोई भी लिक्विड फ्लो नहीं होता है ड्यू टू ऑस्मोसिस। अब दो सॉल्यूशन रहती हैं हमारी, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। अगर मैंने दो सॉल्यूशन को फिल कर रखा है तो उसमें से वो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा उसे हम बोलेंगे हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। इनको तीनों को आपको डेफिनेशन बेसिस से ध्यान रखना है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ठीक है। तो इतना ध्यान रख लेंगे। अगर अभी तक आपको चैप्टर में कोई भी दिक्कत आई हो तो मुझे बता दीजिएगा। एक और टॉपिक रह गया जो कि है वांट ऑफ फैक्टर, हम वो भी कवर कर लेंगे और साथ में इसके न्यूमेरिकल्स भी कवर करने हैं। कोई भी अभी तक दिक्कत आई हो तो मुझे पिंग कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीस आउट।